संसद में ये गतिरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, नीट पर वो सरकार ने कानून भी बना दिया, पेपर लीक पे बड़ा कड़ा। हम लोग दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं आना। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता। हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री अभी भी मिसिंग हैं। सदन में आकर ना होम मिनिस्टर पार्लियामेंट आ रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आ रहे हैं। जैसी पार्लियामेंट बैठती है आप लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। पुलिस ने उनको जिस तरीके से पीटा है, वर्दी के अंदर भी और बिना वर्दी के भी। ये लोग कहते हैं कि वो पुलिस वाले थे, हम कहते हैं गुंडे थे। क्या वो आरएसएस के गुंडे थे? गृह मंत्री जो है उनको आप जिम्मेदार मानते हैं? अच्छा, छात्रों को लेकर के राहुल गांधी इतना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? अभिजीत दीपके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर से पूरे देश में क्या बोलती है पब्लिक के नाम से अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस अभियान का समर्थन करेगी? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मूवमेंट है। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मोदी जी ना डरा सकते, ना दबा सकते और ना चुप करा सकते। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस? मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अस्तित्व को बचाने के हक में हूँ कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं खत्म होना चाहिए। कांग्रेस सीटें तो मांग लेती है, लेकिन उसके बाद उम्मीदवार तो होते नहीं है। इसी परसेप्शन को हमने गलत साबित कर रहे हैं। अगर बिहार की गलती दोहरानी है, बंगाल की गलती दोहरानी है, तो बनाइए, दोहराइए। तो बदले में कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहेगी। अखिलेश जी ने पीडीए बनाया, बीजेपी का है हिंदुत्व, कांग्रेस का क्या है? तमिलनाडु में कांग्रेस ने एकदम से डीएमके को छोड़ के और विजय का दामन थाम लिया टीवीके का, तो क्या बिहार में भी आरजेडी को छोड़ के प्रशांत किशोर साथ जा सकते हैं? नहीं, हमने दामन नहीं थामा। बीजेपी की अगर सरकार बन रही हो तो हमें उसको रोकने में हर सब कुछ कोशिश करेंगे। नमाज को लेकर के तो सरकार आपत्ति करती है। हमारी नमाज सड़क पर अगर जुमे के दिन 10 मिनट के लिए होती है उसको बैन करा दिया जाता है, और पूरे एक महीना कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक खाली करा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। वो नमाज ही नहीं हो रही है। आप तो धींगा मस्ती करने लगे भाई। कांग्रेस में 2 इमरान है, इमरान मसूद और इमरान प्रताप गढ़ी। चल किसकी ज्यादा रही है? नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। मैं विनोद अग्निहोत्री रूबरू हूँ एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, यानी अगर तय समय के मुताबिक फरवरी मार्च में वो चुनाव हो सकते हैं, और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह चुनावी मोड में जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है, और कांग्रेस पार्टी भी अब लगभग मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों की गूंज का कार्यक्रम प्रयागराज में किया, उसके जरिए उन्होंने भी एक संदेश दिया है। और इन सारे मुद्दों पर एक क्या तस्वीर बनेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की, कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी, समाजवादी पार्टी के साथ उससे क्या रिश्ते होंगे, और इस वक्त जो पूरा माहौल है देश में, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, कांग्रेस के बड़े फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद साहब। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। पार्लियामेंट चल रहा है, हंगामा चल रहा है, संसद बैठती है फिर डिस्टर्ब होती है, ऐसे माहौल में आपने वक्त निकाला और इतनी बारिश के मौसम में आप आए, सबसे पहले तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। इमरान भाई, पहले तो ये बताइए कि संसद जो है, हम संसद से शुरू करते हैं, संसद में ये गतिरोध क्यों हो रहा है? अब तो देखिए, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, नीट पर वो सरकार ने कानून भी बना दिया, पेपर लीक पे बड़ा कड़ा,
तो अब तो संसद चलनी चाहिए थी। देखिए साहब, संसद के अंदर जिम्मेदारी लेने का भी काम होता है। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष का दर्पण होता है, और अगर दर्पण को देखे आदमी तो उसमें अपनी कमियां ज़रूर महसूस होंगी। हम लोग दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते। ना होम मिनिस्टर पार्लियामेंट आ रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट आ रहे हैं। आप बताइए, 20 तारीख से हाउस चल रहा है और आज तक 12 दिन हो गए वर्किंग डेज। 12 वर्किंग डेज के अंदर होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों पार्लियामेंट से गायब हैं। तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? नहीं तो आप तो चलने नहीं देते, जैसे ही पार्लियामेंट बैठती है आप हंगामा शुरू कर देते हैं। नहीं तो आप उन कहिए ना, वो आ रहे हैं, स्टेटमेंट देंगे, हम तैयार हैं, आइए तो पार्लियामेंट में। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड यही तो कर रहे हैं कि आपने जो छात्रों के ऊपर गोली चलाई, अब मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि एंटी नेशनल नहीं है, और आपकी तमाम आइडियोलॉजी के लोग छात्रों को गाली दे रहे हैं तो एंटी नेशनल बता रहे थे। पुलिस ने उनको जिस तरीके से पीटा है, वर्दी के अंदर भी और बिना वर्दी के भी, ये लोग कहते हैं कि वो पुलिस वाले थे, हम कहते हैं गुंडे थे। क्या वो आरएसएस के गुंडे थे? जो पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। नहीं, जो जिन्होंने, देखिए पत्थर कहाँ से आए, हम यही हमारी बात यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा प्लान्ड वे में पूरे मूवमेंट को ख़त्म करने की साजिश थी। आप बताइए पत्थर कहाँ से आए वहाँ? अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आप ट्रक कैसे खड़ा कर दिया आपने वहाँ? और अगर ट्रक खड़ा था तो उसको इमीडिएट रिमूव क्यों नहीं किया गया? और ट्रक आया कहाँ से और रिमूव क्यों नहीं किया? और तीसरी बात, जिस तरह से लाठी चलाई गई, चलिए लाठी चलाते, टीयर गैस छोड़ देते, वो कीले लगी हुई लाठियाँ बच्चों के सरों में मारी हैं। दिल्ली पुलिस तो मना कर देगी कैसे? वीडियो फुटेज है। फिर वो कौन थे गुंडे? आप बताइए ना, फिर वो कौन थे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन हासिल था, पुलिस के प्रोटेक्शन में लाठी चला रहे थे? जो पुलिस के प्रोटेक्शन में लाठी चला रहे थे तो कौन थे गुंडे? अच्छा, तो आप लोगों का मानना है कि इसके लिए मतलब अमित तो गृह मंत्री जो है उनको आप जिम्मेदार मानते हैं? और कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए। गृह मंत्री थोड़ी वहां खड़े होकर नहीं, लाठी चलवा रहे थे। ना, नैतिकता क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? शिवराज पाटिल साहब ने सिर्फ ड्रेस चेंज की थी और इस्तीफा हो गया था। ये होती है नैतिकता, ये होती है जिम्मेदारी। आप कह रहे हो पार्लियामेंट में अपने जूनियर मिनिस्टर से बयान दिला करके कि वहाँ गोली नहीं चली, तो पैलेट क्या है? पैलेट क्या गोली नहीं है? बस उसकी कम मार है, जान आदमी जान से नहीं मरता, आँख फूट जाती है, कहीं बहुत ही वाइटल पार्ट पे लगे तभी उसके अंदर डेथ हो पाती है, अदरवाइज़ कोई कमी थोड़ी ही ना हो रही। लाठी चली, हाथ पैर टूटे, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया। नोएडा पुलिस मुकदमा लिख देती है, अभी तक कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ। अच्छा, ये जो है मतलब पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है, आपके हिसाब से सरकार जिम्मेदार है, आप मानते हैं? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए, ये आपकी मांग है, आके बयान देना चाहिए। लेकिन किरण रिजिजू बार बार संपर्क कर रहे हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, राहुल जी से भी मिले, वो काफ़ी देर बात की कोशिश की उन्होंने, कोई डेडलॉक टूटे। तो भाई विपक्ष तो डेडलॉक कैसे टूटेगा? उनके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं, होम मिनिस्टर जवाब देने को तैयार नहीं, तो डेडलॉक कैसे टूटेगा? आप बताइए, डेडलॉक कैसे टूटेगा? डेडलॉक टूटने का कोई तो पैमाना होगा ना। अब दिल्ली पुलिस के लिए जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी। अगर होम मिनिस्टर की मर्जी के बिना पुलिस ने गोली चला दी तो आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? कितने लोगों को आप सस्पेंड करें? आप सस्पेंड करते, उनके खिलाफ मुकदमा लिखते, जेल भेजते, और आपकी मर्जी से हुआ तो फिर आपको जवाब दीजिए कि आप छात्रों के ऊपर क्यों गोली चला रहे थे? छात्रों से क्या मतलब था? क्या रंजिश थी आपकी छात्रों से कि निहत्ते बैठे हुए छात्रों के ऊपर सीधी आपने चला दिया काम? अच्छा, छात्रों को लेकर के राहुल गांधी इतना आंदोलन कर रहे हैं, समस्या उनकी उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है? कहाँ चुप है? कहाँ चुप है? हाई पावर कमेटी वहाँ बनाई गई, कल राहुल गांधी जी ने स्वयं बात की मुख्यमंत्री से। हाँ, छात्रों से, मुख्यमंत्री से तो पहले बात कर ली थी, कल छात्रों से स्वयं बात की। वहाँ हाई पावर कमेटी मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी, उसके अंदर 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई।
उसके अंदर साथ साथ ये भी है कि पूरे उसके जो जांच है, उस जांच की अगर आंच मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी आती है तो ये भी ओपन कर दिया गया कि आप बिल्कुल ओपन जांच कीजिए। तो जो कर सकते हैं, और उसके बाद भी राहुल जी ने कहा कि जो डिमांड छात्रों की हैं वो सारी पूरी होंगी, हमारी जहां सरकार है वहां पूरी होंगी, और पंजाब में, जहां हमारी सरकार है वहां पूरी होंगी। मतलब पंजाब में भी तो पंजाब में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हम ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी थोड़ी कर रही है प्रोटेस्ट। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी ने अभिजीत दीपके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर से पूरे देश में क्या बोलती है पब्लिक के नाम से अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस अभियान का समर्थन करेगी? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो छात्रों के आक्रोश की तर्जुमानी कर रहा है। जो देश में दबी हुई जो आवाज़ थी उसको एक आवाज़ मिलने का काम हो रहा है, जिसको पिछले 1 साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे धार देने की, जिसमें राहुल जी लगातार पिछले, अगर आप 1 साल के भाषण देखें तो सारे भाषण युवाओं पे और छात्रों के ऊपर केंद्रित हैं। और हमारा छात्रों की गूंज आंदोलन बहुत तेज़ी के साथ जोर पकड़ रहा है। अभी प्रयागराज में इन्होंने कोटा में पहले कोशिश की कि डिस्टर्ब कर दें, नहीं कर पाए। कोटा से कई गुना बड़ा कार्यक्रम देहरादून में हुआ, वहाँ बहुत डिस्टर्ब की, ज़बरदस्त बरसात के बावजूद वहाँ ज़बरदस्त कामयाबी मिली। प्रयागराज में भी सेम यही कहानी दोहराई गई। हमने कहा कि हम जाएंगे, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात करनी, हम परमिशन हो गई? हाँ, परमिशन हो गई। फिर वो अब कल उसमें कार्यक्रम होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कल तक, अभी तो और बढ़ गए होंगे, 2.5 लाख से ज़्यादा कल तक रजिस्ट्रेशन। प्रोग्राम जो हमारा रिले होगा तब तक तो कार्यक्रम हो चुका होगा। जी, अच्छा, हाँ, तो ये मतलब कल तक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए थे। तो अब आज कितनी स्थिति रहेगी वो उसके ऊपर। तो राहुल जी जा रहे हैं, कार्यक्रम होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा निश्चित रूप से। नहीं तो जो उनका जो कार्यक्रम चलेगा सीजेपी का मंच, आपने कहा कि मंच है, एक अभिव्यक्ति है, एक तर्जुमानी है युवाओं का आक्रोश की, तो कांग्रेस पार्टी उसको ज्वाइन क्यों नहीं करती है उनके साथ? हमारा अपना चल रहा है ना, ये बात हमारा तो अपना चल रहा है, हमारा अपना मूवमेंट चल रहा है। देखिए, हम एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें मोदी जी ना डरा सकते, ना दबा सकते और ना चुप करा सकते। और प्रियंका जी, मतलब सेम ही बात, इनको ना डरा सकते, ना दबा सकते, ना चुप करा सकते। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद कांग्रेस के अकेले सांसद आप ही हैं जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आपकी आवाज़ भी पार्टी में सुनी जाती है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? ये पक्का तय है? मुझे लगता है और लड़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक परसेप्शन है कि मैं गठबंधन के खिलाफ हूँ। मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूँ। गठबंधन हो बयानों से कई बार ऐसा लगता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अस्तित्व को बचाने के हक में हूँ कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं खत्म होना चाहिए। अपने अस्तित्व से मतलब मेरा अपना अपनी है, पार्टी का। तो कोई अगर ये चाहे कि हमारी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करेगा तो मेरा उस पर मैं रिटेलिएट करूँगा। तो हम गठबंधन है तो गठबंधन की तरह हम चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कांग्रेस की क्या अपेक्षा है? कितनी सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है? देखिए, कितनी लड़ना चाहती है तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर पास्ट में देखें 2017 में हमारा अलायंस हुआ, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, हमने 27 साल यूपी बिहार कार्यक्रम चलाया और बहुत सफल कार्यक्रम था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के अंदर हम भी फंसे। हम उस वक्त 107 सीट पर चुनाव लड़े थे, तब वो मुख्यमंत्री थे, अभी उनको मुख्यमंत्री बनना है। बुनियादी फर्क ये है कि तब मुख्यमंत्री थे और अभी उनको बनना है। तो जब आपको मुख्यमंत्री बनना है तो बड़ा दिल करिए, सबको साथ ले लीजिए, चलिए। नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है, कांग्रेस सीटें तो मांग लेती है लेकिन उसके बाद उम्मीदवार तो होते नहीं है। ये इसी परसेप्शन को हमने गलत साबित कर रहे हैं कि हमने 403 विधानसभाओं के तमाम बूथ के ऊपर अपने एजेंट्स को कंप्लीट लगभग कर लिया है। हमने 6 महीने पहले 1,52,000 BLA नियुक्त होने थे,
1,72,000 BLA नियुक्त होने थे। हम लोगों ने 1,16,000 या 17,000 की सूची उपलब्ध करा के जमा करा दी थी। तो अगर हम लोग इतने बारीक लेवल पर काम कर रहे हैं तो ये फिर कह देना कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं, मैं समझता हूँ ये बेईमानी होगी। ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास, उम्मीदवार का मतलब जिताऊ उम्मीदवार। नहीं ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास होता अब लड़न बिहार में 75 सीटें लड़ी और पता लगा जीत के आई कुल मिला करके। है। जो बिहार में गलती हुई ना, सरकार तो नहीं बनी। अगर बिहार की गलती दोहरानी है, बंगाल की गलती दोहरानी है तो बनाइए, दोहराइए। बिहार और बंगाल की गलती है, मत दोहराइए। आप गलतियों से सबक लीजिए। ये बहुत तेज लोगों के साथ मुकाबला है, इस बहुत तेज, ये बड़ा जहाज है कांग्रेस, यही संभाल सकता है। कांग्रेस 150 सीटों में लड़ जाए चुनाव। सवाल 150, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, और 150 में जीते 20 तो फायदा क्या है? नहीं मैं कह रहा हूं कि 150, 200 या 125 या 110 ये सवाल नहीं है। सवाल ये है बॉन्डिंग का। बॉन्डिंग के साथ, देखिए बॉन्डिंग के साथ चुनाव कब होगा, आप आज डिसाइड करिए कि हमको कौन कौन सी सीट लड़नी है। 13 तारीख को पार्लियामेंट खत्म हो रही है, एक हफ्ते मीटिंग में बैठिए, एक हफ्ते की मीटिंग में फाइनलाइज करिए। उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, स्टेट दोनों पार्टियों की जॉइंट कमेटी बने कोऑर्डिनेशन के लिए। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉइंट कमेटी कोऑर्डिनेशन की बनाइए और कार्यक्रम स्टार्ट कर दीजिए। जो तरीका है, अब आप इसको खींच कर लेके जाएंगे कि आप इसे दिसंबर और जनवरी तक करेंगे तो आप समझिए रिजल्ट जीरो आएगा। आज आपके उसमें कह रहा हूँ जीरो रिजल्ट आएगा। नहीं, लेकिन 2022 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी चुनाव। प्रियंका जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, भूपेश बघेल ने सारे संसाधन उपलब्ध कराए थे और सीटें आई दो। सर कुछ कह दूंगा, कड़वी हो जाएगी। नहीं, अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री बन गए थे उस वक्त। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए थे। मेरे आप सारे इंटरव्यू उठा लीजिए, मैं बार बार कहता था कांग्रेस से अलायंस कर लीजिए। मेरे ऊपर दबाव बना के मुझे भी छुड़वा दी थी, क्योंकि उस वक्त उस वक्त मुसलमान अंधा हो रहा था, अंधे की तरह कर रहा था। मतलब मेरा हाल ये कर दिया था कि मेरी लोगों ने मुझे उठा के धकिया करके समाजवादी पार्टी में फेंक दिया था। और मेरे उससे पहले के सारे इंटरव्यू उठा लिए, मैं बार बार कहता था अलायंस कर लीजिए, अलायंस कर लीजिए। अगर अलायंस नहीं करेंगे तो 125 सीट पे रह जाएंगे, चाहे आपकी कितना भी तूफान हो, कितनी भी हवा हो। मेरे 125 आई नहीं, अलायंस की आ गई थी, मतलब उनकी सब राजभर वगैरह मिला के 122 ही आई थी, 125 नहीं आई थी। मैं ये मतलब मेरा आज तक का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट सही है। मैं आज भी कह रहा हूं, आप आज लिख लीजिए, अगर इसे आज आप फाइनल नहीं करोगे और फाइनल कर करके इसको शेप नहीं देकर निकलोगे तो आप समझिए रिजल्ट जीरो आएगा, कुछ नहीं आएगा। नहीं तो आपने ये बात राहुल जी को और प्रियंका जी को बता चुका, मैं अखिलेश जी के यहाँ भी बता चुका। ये ड्रामे मत करिए, खुले दिल के साथ, जब अगर साथ चलना है तो फिर खुले दिल के साथ चलिए ना, कैंपेन भी साथ करिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। देखिए जब तक कार्यकर्ताओं का आपस में जुड़ाव नहीं होगा तब तक मजबूती नहीं आती। पूरा जुड़ाव कर करिए। अच्छा, बिहार में जैसे कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, बहुत दबाव पड़ा उस पर, कांग्रेस पे पूछा जाता तो कहते थे चुनाव के बाद फैसला करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश जी को घोषित करेगी कांग्रेस मुख्यमंत्री अगर गठबंधन आपका हो जाता है? ये फैसला पार्टी करेगी, ये फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अघोषित रूप से तो चेहरा हो ही रहेंगे, कुछ भी हो। अभी जो सच्चाई है तो बदले में कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहेगी? नहीं, हम क्या चाहेंगे वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन जो चीज़ सच्चाई है उसे स्वीकारना चाहिए। मैं स्वीकार रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ कह रहा हूँ, देखिए उनकी पार्टी के भले के लिए भी कह रहा हूँ, उनकी पार्टी के भले के लिए भी कह रहा हूँ, टीएमसी मत बनिए। पूरी पार्टी को खत्म कर दिया ना, उद्धव ठाकरे साहब को पूरा खा गए ना। तो यह हाल आपके साथ ना हो, इसलिए मजबूती के साथ खड़े होइए। मतलब कुल मिला के कांग्रेसी, एक तरह से कांग्रेस नेता के रूप में आप उनको क्या कहते हैं कि सावधान भी कर रहे हैं। हाँ, सावधान। देखिए अगर आप माजी से सबक लेंगे तभी तो आप संभल के चल पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका जी की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश में? पिछली बार 2022 में तो उनका मामला नहीं चल पाया था। देखिए प्रियंका जी का मामला नहीं चलना, मैं समझता हूँ ये उनके लिए बहुत ही लगा। प्रियंका जी बहुत डायनेमिक लीडर है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा भी दिया उन्होंने। हाँ, 40% टिकट भी दिए, सब दिए, लेकिन नतीजा तो सिफर रहा। उस वक्त एक नया नैरेटिव गढ़ा गया था प्रदेश के अंदर। ये लग रहा था मुसलमानों को कि तुम सत्ता से उखाड़ फेंकोगे। और मैं फिर कहता हूँ कि जिस दिन तक मुसलमान ये ठेकेदारी करता रहेगा कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा नहीं हारेगी। अच्छा,
तो पिछली बार का क्या था कि मुसलमान सड़क पे आकर ये जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम, और सड़क के ऊपर मतलब वहाँ 400 किलोमीटर 350 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है जी। उस एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी की यात्रा चल रही थी और अखिलेश जी को 12 या 13 घंटे लगे थे लखनऊ पहुंच। एक्सप्रेसवे जो है गाजीपुर से लखनऊ आने में उनको सुबह और सुपड़ा साफ है उस एक्सप्रेसवे के ऊपर, उठाओ कहाँ है सीटें उस पे, सुपड़ा साफ हो गया था उस एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये जो काम था ये काम नहीं होना चाहिए, ग्राउंड के ऊपर काम हो जैसे भाजपा करती है। भाजपा का लेकिन अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है उसमें तो सबको जोड़ने की बात की है ना, उसमें अब तो पंडित भी जोड़ दिया उन्होंने, पी फॉर पंडित कर दिया, टिकट भी अनाउंस कर दिया। देखिए ये उनका विषय है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका विषय है। मुझे तो कांग्रेस, अच्छा अखिलेश जी ने पीडीए बनाया, बीजेपी का है हिंदुत्व, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का है सिर्फ कांग्रेस, कांग्रेस का है सिर्फ कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब है कि देश का प्रत्येक नागरिक किसी जाति किसी धर्म के बंधन के बिना उसके अंदर है। कांग्रेस सबकी है। इस चक्कर में, सबके चक्कर में कोई नहीं मिलता। तो ये वक्त होता है, बदल जाएगा वक्त, लोगों की समझ में आएगा। देश, हाँ 100% देश मोहब्बत से ही चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता। देश नफरत से नहीं चल सकता, देश मोहब्बत से ही चलेगा। 12 साल में बर्बाद कर दिया देश को, लोगों की समझ में आ रहा है कि हो गया बर्बाद। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के नतीजे अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हक पे आए तो इससे विपक्ष को ताकत मिलेगी? देखिए अगर उत्तर प्रदेश आपने फतेह कर लिया तो 2029 साफ है, बिल्कुल क्लियर है, देश फतेह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश फतेह, देश फतेह, बिल्कुल क्लियर। और मान लीजिए दुर्भाग्यवश मतलब नहीं फतेह कर पाए तो? देखिए नहीं फतेह कर पाएंगे, उसमें सिर्फ कमी होगी अपनी, किसी दूसरे की नहीं। हालात और माहौल जितना बढ़िया है, अगर इस हालात और माहौल के अंदर भी आप नहीं जीत पा रहे हो तो इसके अंदर फिर कमी आपकी है। मतलब आपकी से मतलब दोनों। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके सबसे बड़ी यूएसपी है कि उन्होंने कानून व्यवस्था में बहुत जबरदस्त काम किया है। और मुझे नहीं पता कौन से कानून व्यवस्था में काम किया, को सबको ठीक कर दिया, मुझे नहीं पता। महिलाओं में बड़ा कॉन्फिडेंस है। मतलब एनसीआरबी के आंकड़े तो इसके उलट गवाही देते हैं। दलितों के ऊपर एट्रोसिटी का हाईएस्ट रेट उत्तर प्रदेश में है, माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटी का हाईएस्ट रेट उत्तर प्रदेश में है, बैकवर्ड के साथ उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है। नहीं, वो कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम था, जैसे अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया, मुख्तार अंसारी का तोड़ दिया, तो और बाकी भी तो थे ना, उनके नेटवर्क को तो हाथ भी नहीं लगा। तो नेटवर्क तो बाकी कौन? नेटवर्क तो दुबे जी का या अंसारी साहब का या पासवान साहब का, इनका ही टूटा ना। आपने तो बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आपने एक छत्र राज कर दिया। अब सरकारी संरक्षण में आपके सारे पल गए। तो आपको लगता है उनका पूरा अप्रोच सिलेक्टिव है? और क्या, 100% सिलेक्टिव है, 100% सिलेक्टिव है साहब। गोली लगने वाला दुबे और तिवारी क्यों होता है? आप ये मान, आप जो है उसको जाति का एंगल दे रहे हैं। हाँ है ना, जाति धर्म यही देख के गोली चलती है उत्तर प्रदेश में। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। आप मेरा आरोप, मैं आरोप का सही सत्यता है, ये सच्चाई आप बता दीजिए ना मुझे। दूसरा जो और भी ग्रुप थे, बड़े बड़े ग्रुप थे, कहाँ हैं वो? उन पे तो हाथ नहीं लगा। एक जाति के साथ अगर उनका वो है तो उसके बाद उनका बिल्कुल क्लीन चिट है, कहाँ उनको ऊपर हाथ है? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट कहा जाता है वो तो पश्चिम में बहुत कम है। देखिए मैंने कहा ना, कांग्रेस सबसे बड़ा वोट है वेस्ट यूपी में, दलित और मुस्लिम। और दलित और मुस्लिम साथ अगर हो गए तो वेस्ट की पूरी तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो दलित कैसे होंगे? बीएसपी तो आपके साथ नहीं, बीएसपी तो उस मिशन मूवमेंट से हट गई। अभी क्या है कि बीएसपी, बहन जी घर से निकलती नहीं, और बीएसपी उस मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट को बाबा साहेब ने चलाया था। आप बताइए, एट्रोसिटी की हाईएस्ट रेट उत्तर प्रदेश में है, और बसपा का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? बसपा कहीं बोलती है क्या? दलितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम
कांग्रेस को तो बहुत आपने विलन बनाने की कोशिश की लोगों ने, इन लोगों ने, लेकिन ईमानदारी के साथ आकलन करिए, 1955 में बाबा साहेब चले गए। बाबा साहेब के सपनों को साकार किसने किया? कभी सोचा नहीं? अगर सोचे आदमी तो समझ में आएगा। बाबा साहेब के सपनों को साकार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने उन तमाम बाबा साहेब की पॉलिसीज को लागू करने का काम किया। आरक्षण उस वक्त का हाल ये था, जो चाहती कांग्रेस वो कर लेती। भाई 77 तक तो यही हाल रहा ना, जो चाहते वो कर लेते। बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? क्योंकि साहूकार की मार पड़ती थी, उस मार का जो सबसे बड़ा शिकार होता था वो दलित समुदाय होता था, गरीब होता था, बैकवर्ड होता था, आदिवासी होता था। नेशनलाइजेशन किसने किया? इंदिरा जी ने। भूमिहीन को पट्टा देने की शुरुआत किसने की? इंदिरा जी ने। मतलब इन पे जमीन कहां होती थी? बड़ों से जमीन लेकर के देने का काम इंदिरा जी ने किया। स्पेशल ड्राइव चला करके नौकरियां देने का काम कांग्रेस के अलावा किसने किया? ये तो इमरजेंसी में हुआ था। किसने किया? स्पेशल ड्राइव तो है। मुझे आप एक बात बताइए, किसने किया? इमरजेंसी क्या था? इमरजेंसी भी तो यही था। इमरजेंसी अगर सही मायनों में आप उसे डिफाइन करें तो इमरजेंसी तो सरकार के खिलाफ विद्रोह था, क्योंकि सरकार ने देश के रहने वाले, इंदिरा जी ने नारा दे दिया था गरीबी हटाओ, देश के रहने वाले दलितों पर, आदिवासियों पर इंदिरा जी ने कहा कि इनके संसाधनों में इनकी हिस्सेदारी है, इसलिए इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये खता इंदिरा जी ने की थी, इसकी सजा आप समझ लीजिए। ये सब कुछ था जो हंगामा हुआ, और 3 साल में वो खत्म भी हो गया। तो आपको लगता है कि चूंकि इंदिरा गांधी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रही थी, इसलिए उनका विरोध हुआ और उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी? हालात बन गए थे ये। आप सच्चाई अगर आप उसको गहराई से अध्ययन करें, आपने तो देखा भी है, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो वो तो पहला वो था कि इंदिरा जी के खिलाफ एक विद्रोह था पूरा जबरदस्त पूरे देश के अंदर। और उस विद्रोह के अंदर इस देश के साथ क्या है कि हम लोग जो पहला वो जो बहते हैं ना, रॉ में बहने का काम करते हैं। क्या नाम था उसका लड़के का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था? गोस्वामी, राजीव गोस्वामी। पहला मंडल कमीशन का शिकार राजीव गोस्वामी हुआ। मतलब वो गोस्वामी जिसको उसका लाभ मिलना था, वो उसने ही अपने आप में आग लगा ली। मंडल कमीशन का लाभ किसको मिला? तो राजीव गोस्वामी कौन था? राजीव गोस्वामी भी तो वही था, वो ब्राह्मण नहीं था। गोस्वामी तो मंडल की सूची में शामिल थे। तो राजीव गोस्वामी उसका शिकार हुआ। फिर ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही ये पूरा का पूरा बैकवर्ड पॉलिटिक्स और ये हाँ, किसने बनाया था मंडल कमीशन? काका कालेकर कमीशन किसने बनाया था? ये सारी चीजें आप अगर उठा करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस देश के रहने वाले सब लोगों के साथ। अच्छा इमरान भाई, 2024 के चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 6 सांसद जीत के आए, कांग्रेस 17 सीटें लड़ी थी, 6 जीत के आए, और अखिलेश जी के 37 जीते, यानी 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता। क्या लगता है अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ती तो कुछ और ज्यादा परिणाम अच्छे होते? ज्यादा सीट लड़ने का मतलब नहीं, देखिए कुछ सीट ऐसी हैं जिन पे कभी कोई नहीं जीतता है, अब उन पे हम लड़ेंगे तो हारेंगे ना। मतलब आपको हारी हुई सीटें दे दी गई? मैं नहीं ये कह सकता, लेकिन उन पे हम लड़ेंगे तो हारेंगे ना। कुछ सीटें ऐसी हैं ना कि जो उन लोगों के कंट्रोल में है, तो हम हार जाएंगे उस पे। क्या बात है कि इमरान मसूद के बयानों को लेकर के हमेशा कोई ना कोई विवाद पैदा हो जाता है। अब वो पुराना बयान हो गया मोदी जी वाला, इस पे आपने माफ़ी भी मांग ली और आपको सजा भी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देते हैं। अब आपने एक बयान दे दिया, मुसलमानों से आपने अपील कर दी कि उन छोटी छोटी नावें छोड़ करके बड़े जहाज़ पे आ जाएं। सबको आना पड़ेगा। तो आपने यानी आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, सबको छोटी नाव बता दिया। उनको भी इस पे ही सवार होना पड़ेगा। हालात ये भाई देख लीजिए ना, तृणमूल का क्या हाल हुआ है, शिवसेना का क्या हाल हुआ है, आप देख तो लीजिए ना। क्या आप चाहते हो सब विलय करते हैं कांग्रेस में? विलय ना करें, कुछ भी हो, मतलब देखिए अगर साथ मिलकर के चलेंगे तो बचने का रास्ता है, वरना इन्होंने सबको ठिकाने लगाने की प्लानिंग सब तैयार है। मतलब वैसे रीजनल पार्टियां जो उनका जो जमीन खो रही हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ, आरजेडी भी नहीं चल पाई,
या बाकी, तो इससे तो कांग्रेस के लिए एक रास्ता बन रहा है। कांग्रेस तो वहाँ पर अपने को उनका विस्तार कर सकती है। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश के लिए बनी थी, मतलब देश बीजेपी की तो आपके पार्टी काम है, आसान कर रही है। देश के लिए बनी थी, देश की पार्टी है और देश के लिए मरेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस का ही काम आसान कर रही है ना, रीजनल पार्टीज को खत्म करके। नहीं नहीं, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती क्रश कर दें। अच्छा, बांकीपुर में जो नतीजा आया है, जिससे बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर जीत के आए हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? एंटी बीजेपी जो भी दिखाई देगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत खड़ा हुआ दिखाई देगा, वोट वहां ट्रांसफर होगा, क्योंकि लोगों में नफरत बीजेपी के खिलाफ है इस वक्त। नहीं, वो वोट विधानसभा में क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ था जब कहता रहा हूं 2025 कि चुनाव हुए? अब जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, बंकीपुर विधानसभा से स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट संदेश है वहां से, उसे मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अध्यक्ष जी को, उनकी पार्टी को स्पष्ट संदेश है कि सीधे होके चलिए। नहीं, बोलिए, बोलने में क्या है? आप कौन सा बीजेपी में हैं? आप तो कांग्रेस में हैं। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस ने एकदम से डीएमके को छोड़ के और विजय का दामन थाम लिया टीवीके का, तो क्या बिहार में भी आरजेडी को छोड़ के प्रशांत किशोर साथ जा सकते? नहीं, हमने दामन नहीं थामा। बीजेपी की अगर सरकार बन रही हो तो हमें उसको रोकने में सब कुछ कोशिश करेंगे। बीजेपी की सरकार रोक दी ना, वहां कहाँ बीजेपी तमिलनाडु अरे में भाई, थी? आप एक बात, बीजेपी के प्रॉक्सी बनते, बीजेपी के प्रॉक्सी बनते ना। आपने अपने डीएमके जैसे एलआई को छोड़ दिया, जितना पुराना आपका। नहीं तो tested LI हमने तो डीएमके को हमेशा दिया है, हमने डीएमके को हमेशा दिया है। आप बताइए 60 साल में डीएमके की कितनी बार सरकार रही, हमारे एमएलए ज्यादा रहे, हमने फिर भी उनकी सरकार बनवाई और उसके बावजूद हमने हिस्सेदारी नहीं ली। पहली मर्तबा कांग्रेस की हिस्सेदारी हुई है, पहली मर्तबा कांग्रेस के 60 साल के बाद मिनिस्टर बने हैं, कार्यकर्ताओं को पहली बार लगाया कि हाँ तुम भी सत्ता में आए हो। नहीं, तो यही मॉडल बिहार में भी लागू करेंगे पीके के साथ जाके? नहीं, अभी कांग्रेस और पीके का ये बहुत जल्दबाजी है, ये अभी बहुत जल्दबाजी है, कोई भी निर्णय ऐसे नहीं होता है। क्योंकि पीके के तो संबंध बड़े अच्छे रहे आप लोगों से, कांग्रेस के साथ, प्रियंका जी के साथ। तो कांग्रेस पे तो उनका घंटों सेशन चला था, वो तो ज्वाइन करने वाले थे कांग्रेस, एक दौर ऐसा भी आया था। देखिए, पीके साहब जो हैं बहुत एम्बिशियस हैं और ओवर एम्बिशियस होना कभी भी अच्छा नहीं होता। अभी बहुत जल्दबाजी है, मेहनत तो की उन्होंने। कहते रहा, ओवर एम्बिशियस होना कभी भी अच्छा नहीं होता। और अच्छा, इमाम भाई, एक विधानसभा के चुनाव जीतने को आप पूरे स्टेट का पैमाना नहीं मान सकते। अच्छा, कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी लोग बताते हैं संगठन की है। घंटों का मतलब महीनों सालों तक जो है फैसले नहीं होते, इकाइयाँ नहीं बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज नहीं बनती हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, जिला इकाइयाँ नहीं बनी। अजय राय जी सूची लिए घूमते रहते हैं बेचारे। नहीं, हमारे यहाँ सब बन गई, सब डिक्लेयर भी हो गई। हमारे यहाँ सब अध्यक्ष वगैरह सब डिक्लेयर हो गए, सब कंप्लीट हो गया। हाँ, सब कंप्लीट नहीं, कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल तक संगठन कंप्लीट अब हो गया। आखिरी समय में चुनाव आने वाले हैं और 6 सचिव बदल दिए अपने प्रभारी के साथ। नहीं तो बहुत, ये तो एक सिस्टम है पार्टी का, वो तो लगते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। वो तो एक जहाँ से जिस जगह से वो छोड़ के जाएंगे, दूसरा आगे से टेक ओवर कर लेगा, वो आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। ये तो एक काम। संगठन को लेकर जो शिकायतें रहती हैं कि संगठन कांग्रेस का जगह जगह कमजोर है, और खास मैं समझता हूँ कांग्रेस का ही संगठन है जो संगठन के ऊपर चलता है। कांग्रेस या भाजपा ही संगठन चलाते हैं, भाजपा भी चलाती है, कांग्रेस भी चलाती है। कांग्रेस के अंदर संगठन के लोग, जो चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो, वो उनका लगता है कि हाँ है। दूसरी रीजनल पार्टीज में तो उनकी विचारों की हैसियत ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो लगता है। अच्छा, ये जो कांग्रेस के भीतर कभी कभी चलता रहता है कि राहुल वर्सेस प्रियंका, नहीं, सवाल ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रियंका जी जो है नहीं, उनको आगे लाया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। प्रियंका जी के नेता राहुल गांधी, और भाई बहन का बॉन्डिंग बहुत गजब की है। और पार्टी के नेता राहुल गांधी, पार्टी के नेता राहुल गांधी, सबके नेता राहुल गांधी। मतलब अब एक तरह से मेरी नेता प्रियंका गांधी है, मेरी नेता प्रियंका आपकी नेता गांधी। प्रियंका गांधी और प्रियंका जी की नेता राहुल गांधी। तो कुल मिलाकर के ये है कि राहुल दो सीढ़ी नीचे खड़े होने में फायदा है ना। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल और पूछता हूँ, थोड़ा इस समय सावन चल रहा है, कांवड़ियों की पूरी उनका क्या कहते हैं भीड़ है,
खासकर आप जिस जहाँ से चुन के आते हैं वहाँ तो कांवड़ियों की बहुत भीड़ रहती है, जो हरिद्वार वहाँ से नज़दीक है। तो कांवड़ियों को लेकर के जो इस तरह से एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमेशा खास करके कई मुस्लिम संगठन इस बात पे आपत्ति करते हैं कि साहब नमाज को लेकर के तो सरकार आपत्ति करती है, हमारी नमाज सड़क पर अगर जुमे के दिन 10 मिनट के लिए होती है उसको बैन करा दिया जाता है, और पूरे एक महीना कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक खाली करा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, सड़कें सजा दी जाती हैं, फूल बरसाए जाते हैं। तो ये भेदभाव क्यों है? आपको क्या लगता है? आप उन मुस्लिम संगठनों की राय से सहमत हैं? देखिए, मैं उनकी राय से इतना तो सहमत हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है। नंबर 1 डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बिल्कुल खुला दिखाई देता है, पक्षपात होता है। 5-7 मिनट नमाज पढ़ने में अगर बाहर पढ़ भी ले तो उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू यह है कि सरकार की प्रॉपर्टी है, और दूसरे की प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे वो अग्निहोत्री साहब की हो या किसी तीसरे आदमी की हो, जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी उसके ऊपर नमाज जायज़ नहीं है। सरकार ने एक ऐलान कर दिया कि सरकारी ज़मीन के ऊपर नमाज नहीं होगी, तो आपकी नमाज ही कबूल नहीं हो रही, आप किसके लिए इबादत कर रहे हैं भाई? इस्लाम को तो समझो। इस्लाम डंडे का नाम नहीं है, इस्लाम अखलाक का नाम है। तो इस्लाम की रोशनी में आप समझिए कि वहाँ नमाज नहीं होगी, तो आप मत पढ़िए नमाज। मतलब ये आपके लिए बाउंडेशन है। सरकार की बाउंडेशन तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर अपनी आप दोनों मसलों को अलग करके रखते हैं जी। सरकार का परमिशन न देना डिस्क्रिमिनेशन है, और जबरदस्ती नमाज पढ़ना वो गलत है। गलत वो नमाज ही नहीं हो रही है। आप तो धींगा मस्ती करने लगे भाई, ये क्या बात हो गई? आपको सरकार की तरफ से मनाही की अलग है, लेकिन अगर वहां उन्होंने मना कर दिया तो आपके ऊपर बाउंडेशन तो अपने मजहब से हो गई। ये तो इस्लाम ही मना कर रहा है कि वहां नमाज नहीं होगी, तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो इससे तो मतलब सरकार का पक्ष मजबूत हो जाता है ना। सरकार का पक्ष मजबूत और कमज़ोर का इशू नहीं है। जो हमारा मजहबी पक्ष है वो मजबूत है इस मामले में, वही मैं बात कह रहा हूँ नहीं होने की। ज़बरदस्ती आप नमाज नहीं पढ़ सकते। और कांवड़ियों को लेकर जो ट्रैफिक रोका जाता है, और जो लोग, देखिए, अगर भीड़ आ रही है तो ट्रैफिक तो रुकेगा, वो तो स्वाभाविक है। कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक हैं। मतलब ये इमरान मसूद किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे? मैं किसी से डरता नहीं हूँ, अल्लाह से डरता हूँ। नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ ना, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये स्वाभाविक है कि भीड़ आ रही है तो रुकेगा ही। आप बताइए भीड़ में ट्रैफिक कैसे चलेगा? लेकिन मुसलमान के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भयंकर पक्षपात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इमरान मसूद तो वो नाम है जिसको हिंदू मुसलमान दोनों वोट देते हैं। सच्चाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ। और इमरान, आप बताइए, मेरे यहाँ कावड़ चल रहा है, मेरे शिविर चल रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि आपके शिविर चलते हैं। मेरे साथियों ने सब शिविर लगाए हुए हैं। आप शिविर भी लगाते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ सब, हमारे देखिए, हम सौहार्द की बात करने वाले लोगों में हैं। हम नफरत नहीं बांट सकते। हमारा बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। नफरत से कभी आप जिंदा नहीं, नफरत के माहौल में जिंदा भी नहीं रह सकते आप। सारे मुसलमान वहाँ आपको लाइन लगा करके सेवा करते हुए मिलेंगे सहारनपुर के अंदर। कांग्रेस में दो इमरान है, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी। चल किसकी ज़्यादा रही है? इमरान प्रतापगढ़ी की। दोनों हिंदुस्तान के इमरान हैं। चलिए इमरान भाई, आपने वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक वादा लेंगे हम कि फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी किसी मौके पर मैं ज़रूर आऊँगा सर, मैं ज़रूर आऊँगा सर। और फिर आप, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से। इनका ताल्लुक़ है, एक सियासी परिवार से भी हैं। इनके चचा थे ना, इनके चचा जान रशीद मसूद साहब लंबे समय तक सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, और उनकी विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मेहमान के साथ रूबरू में। तब तक के लिए मुझे विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।